आप सभी बालकों का, विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः इस मॉडल पेपर के साथ उपस्थित हूँ। कुछ और प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट के पेपर्स प्रश्न हमारे सामने हैं और इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इनके अलावा और भी प्रश्न आगे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। और लगातार आप मेहनत करते रहें क्योंकि परीक्षा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ज़्यादा समय नहीं है और बचे हुए समय का सही सदुपयोग करते हुए हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। अंत तक क्लास को देखें और मेरे हल करने से पहले ही प्रश्न को हल करें, ये प्रैक्टिस जरूर रखें ताकि जो समस्या हो उसका वहीं समाधान हो सके। वीडियो को पॉज कर लें और एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन जब तक खुद से संतुष्ट नहीं हो जाएं तो उस टॉपिक को छोड़े नहीं। साथ ही आप सेट के पेपर के लिए भी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित के अध्ययन को भी जारी रखें। चलिए, जो प्रश्न है उसके लिए निर्देश दिया है, निम्न सूचनाओं के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। अब इंफॉर्मेशन क्या है? 6 जने एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सबसे बड़ी चीज, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि बाएं दाएं बताया गया है। तो बाएं दाएं कैसे? अगर उनका मुंह, हमारा मुंह जिस तरफ है उससे विपरीत दिशा में यदि हम मुंह कर लेते हैं, अगर हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर है और हमने अपना मुंह दक्षिण की ओर कर लिया, ये हमारा उत्तर दिशा की ओर मुंह है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह है तो यह हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां होगा। लेकिन जैसे ही हमारा मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है तो हमारा बायां और दायां बदल जाता है। हमारा बायां इधर हो जाता है और दायां इधर हो जाता है। इसलिए ये सूचना सबसे महत्वपूर्ण कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पे दिया, कार्तिक कल्प और मेधांश के मध्य बैठा है। जो कार्तिक है, 6 जने बैठे हैं, उनके नाम है कार्तिक, कल्प, मेधांश, हर्ष, चेरी, निशी। ये है। तो कैसे कैसे बैठे हुए हैं उसके लिए हम एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे इसको, किस तरह से वो बैठे हुए हैं। तो आइए, कार्तिक कल्प और मेधांश के मध्य बैठा हुआ है। तो कार्तिक कहाँ बैठा हुआ है? तो सबसे पहले एक गोले के थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जने बैठे हुए हैं। ठीक है। अब 6 जनों में जो सूचना दी हुई है वो सूचना यह है कि कार्तिक, चलिए इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नहीं हो रहा तो इसको हम, जो सूचना दी गई वो है कि कार्तिक कल्प और मेधांश के मध्य बैठा हुआ है। अब ये नहीं पता कि किधर बैठा हुआ है। चलो इनको तीनों को बैठा लेते हैं। कार्तिक, कल्प और मेधांश के बीच बैठा हुआ है तो मेधांश और कल्प को बैठा देते हैं। मेधांश और कल्प को बैठाते हैं कि ये मेधांश तो मेधांश यहाँ है, तो मेधांश और कल्प के बीच में कार्तिक है, तो यहाँ कार्तिक को बैठा देते हैं और इसके बाद कल्प को। तो कल्प और मेधांश के बीच में कार्तिक है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन है हर्ष चेरी के ठीक बाएं बैठा है। हर्ष और चेरी अलग अलग हैं। चलिए, निशी चेरी और मेधांश के मध्य बैठी है। निशी है वो चेरी और मेधांश। अब मेधांश, चलो
इसको पहले लिखते हैं। निशी है वो चेरी और मेधांस के मध्य बैठी है। निशी है वो चेरी और मेधांस, मेधांस ये रहा, तो ये निशी है और ये चेरी है। चेरी और मेधांस के मध्य बैठी हुई है। अब बच गया था हर्ष, ये हर्ष यहाँ बच गया। अब हर्ष के बारे में क्या सूचना थी उसको एक बार और देख लेते, कंफर्म कर लेते सही बैठा है कि नहीं बैठा है। चलिए, तो हर्ष के बारे में बताए, चेरी के ठीक बाएं बैठा है। चेरी को देखो, चेरी कहाँ है, चेरी के ठीक बाएं, ये चेरी का लेफ्ट, क्योंकि मुंह केंद्र की तरफ किए हुए पहली लाइन, पहले ही स्टेटमेंट में बताया गया था कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ये इसका वृत्त का केंद्र है और उसके लेफ्ट में बैठा है, बाएं बैठा है हर्ष। अब ये सूचना हमारे सामने आ गई। इसके आधार पर जो दिए हुए प्रश्न हैं उनको हम आसानी से हल कर पाएंगे। क्या प्रश्न है? जो पहला प्रश्न पूछा गया इसी के सूचना के आधार पर, ये जो 4 इंफॉर्मेशन दी गई, 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। 98 नंबर का प्रश्न है, चेरी के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब ये हमने देखा चेरी के ठीक दाएं, ये चेरी किधर बैठी हुई है और उसके दाएं कौन बैठा है ये देखते हैं। चेरी, ये चेरी है और बाएं तो हर्ष बैठा ही है, तो उसके दाएं बैठा है कौन, निशी, निशी बैठी हुई है इसके राइट साइड में। तो निशी कहाँ है, वो उत्तर होगा इसका, निशी। चौथा जो ऑप्शन है हमारा ये सही आंसर होगा कि चेरी के ठीक दाएं निशी बैठी हुई है। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, उपरोक्त 6 जनों में को व्यवस्थित क्रम में बैठने के लिए उपयुक्त में से कौन सी सूचना आवश्यक है। एक साथ में आपको बता दें, उपरोक्त शब्द अशुद्ध होता है, भाषा की दृष्टि से सही शब्द होता है उपर्युक्त। उपरी और उक्त में संधि करने पर शब्द बनता है उपर्युक्त। इसमें लिखाई ऐसी आती है, तो उपर्युक्त ये शब्द सही होता है। तो अब यहाँ 6 जनों को व्यवस्थित क्रम में जो हमने बैठाया, तो हमें कौन कौन सी सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी। ए, इंफॉर्मेशन सही थी, जरूरी थी हमें कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे, बिल्कुल ठीक है, ए 3 में है। चलिए, बी की भी जरूरत थी हमें, सी की भी जरूरत थी और डी की भी जरूरत थी, क्योंकि चारों जब तक हमारे पास नहीं आए तब तक हम उनको बैठा नहीं सकते थे। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि चारों ही सूचनाओं की हमें जरूरत थी। चलिए, अब पूछा है अगला प्रश्न कि हर्ष के दाएं तीसरा कौन है। हर्ष के दाएं तीसरा, चलिए देखते हैं हर्ष के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है। हर्ष कहाँ है, हर्ष हमने लास्ट में बैठाया था, चलिए ये बैठा हुआ है हर्ष, और ये हर्ष के दाएं तीसरा, बाएं नहीं दाएं तीसरा, तो ये दायां इसका राइट, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो तीसरा है मेधांश, हर्ष के दाएं तीसरा मेधांश है और तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ, यदि बाएं पूछता, हर्ष के बाएं पूछता, तो हर्ष के बाएं आता कार्तिक, सॉरी दोनों तरफ से मेधांश आएगा तीसरा, क्योंकि 6 ही तो बैठे ना, तो मेधांश ही आएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष और कल्प के बीच कौन बैठा हुआ है। हर्ष और कल्प के बीच कौन बैठा हुआ है। देखो हर्ष कहाँ है और कल्प कहाँ है, ये हर्ष है और ये कल्प है, इनके बीच में है कोई, कोई नहीं है, दोनों पड़ोसी हैं भाई, तो पड़ोसी हैं दोनों, तो हर्ष और, हाँ ये ऑप्शन दूसरा है अपने पास कि कोई नहीं, हर्ष और कल्प के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। अब अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि चेरी और कार्तिक के मध्य में कितने जने बैठे हुए हैं। चेरी और कार्तिक के मध्य में कितने जने बैठे हुए हैं। अब मुझे लगता है चेरी और कार्तिक विपरीत दिशा में है, ये चेरी और ये कार्तिक, और इनके मध्य में चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ, 2 जने बैठे हुए हैं। चेरी और कार्तिक के मध्य में कितने जने बैठे हैं, 2 जने बैठे हुए हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
ये था रैंकिंग टेस्ट। अब हम बात करेंगे रिश्ते संबंधी ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न है उनकी हम बात करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन में स्नेह कहता है कि उसकी माता, अब स्नेह की माता, स्नेह की माता, ये स्नेह है और स्नेह की माता। अब पीढ़ी वाइज हम ऊपर लिखते जाएंगे, ऊपर वाली पीढ़ी को ऊपर, नीचे वाली पीढ़ी को नीचे, और समान जो पीढ़ी है उसके पास लिखेंगे। स्नेह लड़का है, माता लड़की फीमेल है। मेल फीमेल के लिए प्लस माइनस का चिन्ह यूज करेंगे हम पहचान के लिए, क्योंकि आगे हो सकता है ABCD से प्रश्न पूछा जाए कि एक की माता बी है, तो वहां हमें कैसा पता चलेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो उसके लिए हम चिन्ह रखेंगे कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। पीढ़ी वार जो पीढ़ी ऊपर है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे है उसको नीचे रखेंगे। अब स्नेह से नीचे जो पीढ़ी होगी उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया कि स्नेह की माता, ठीक है। अब स्नेह की माता, स्नेह कहता है कि उसकी माता नेहा की माता की पुत्री है और वो भी इकलौती। तो नेहा की माता, ये किसकी माता? नेहा की माता की इकलौती पुत्री, मीन्स ये दोनों एक ही हैं, यानी नेहा ही यहाँ इस माता के रूप में यहाँ है कि नेहा की माता। भाई आप कहो कि मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, इकलौती बेटी हूँ, तो यानी आप स्वयं हो और कोई दूसरा थोड़ी है। तो नेहा की माँ की इकलौती बेटी यानी वो स्वयं नेहा हो गई यहाँ पे। इन चीजों को हमें समझना होगा। यहाँ इसी तरह उलझाएंगे, हमें परीक्षा में इसी तरह उलझाया जाएगा कि इकलौती तो स्वयं नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा स्नेह की माता नेहा है, फिर तो मामला वहीं सुलट गया। अब आपको चेक करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए इस तरह घुमाया जाता है कि स्नेह की माता है वो नेहा की माता की इकलौती पुत्री, यानी वो स्वयं नेहा हो गई। अब हमें पहचान में आ गया नेहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो सूचना हमें दे दी। अब प्रश्न आया, प्रश्न क्या पूछा गया कि नेहा स्नेह की क्या है। अब इस डायग्राम को देख के आप बता पाएंगे कि नेहा स्नेह की क्या है। ये देखिए, आप पता चल गया। ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या लगी? माता। ये आप देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, और ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा पहला कि नेहा है वो स्नेह की माता है। क्लियर? इसी तरह अपने पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां खोलकर प्रश्नों को करना है। थोड़ी सी भी चूक हुई और उत्तर गलत होने के चांस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगला प्रश्न है सुरेश ने कहा। अब सुरेश कह रहा है कि मेरी सास तथा रितु की सास। चलिए यहां देखते हैं। सुरेश ने कहा कि मेरी सास, तो ये सुरेश की सास, ठीक है। सुरेश की सास और इधर है नेहा की सास। ये क्या है? दोनों माँ बेटी हैं। सुरेश की सास है वो माँ है और नेहा की सास है वो इसकी बेटी है। अब ये तो सूचना हो गई हमारी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है कि सुरेश है वो नेहा से किस प्रकार संबंधित है, क्या रिश्ता है? हाँ, ऋतु है, नेहा नहीं ऋतु है, और सुरेश है ऋतु का। चलिए ऋतु लिख देते हैं, ये नेहा नहीं ऋतु है। और सुरेश ऋतु का क्या है? सुरेश के बारे में पूछा गया, सुरेश ऋतु का क्या है? अब देखें आप, ऋतु की सास, ठीक है, सुरेश की सास की बेटी है। सुरेश की सास आप अज्यूम करें खुद के रिश्तों में। सबसे बड़ी चीज ये होगी, अगर आप खुद के रिश्तों में अज्यूम करेंगे तो वहां आपको आसानी होगी। अब
सुरेश की सास, ठीक है, हो गई, और उसकी बेटी, जब सास की बेटी है तो सुरेश की हो गई पत्नी, स्वाभाविक है। सुरेश की सास की बेटी है, सासू की, तो सासू की होगी पत्नी, ठीक है। और जब सुरेश की पत्नी है, किसकी, ऋतु की सास, ऋतु की सास, तो अब बताएं ऋतु की सास ये है, तो ये कौन हो गया, सुरेश। सास का पति क्या होता है, सास का पति होता है ससुर। तो यहां जो सुरेश है उसका ऋतु से संबंध है कि ऋतु, वो सुरेश है वो ऋतु का ससुर है। अब ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन में भाई नहीं है, देवर नहीं है, पिता नहीं है, ससुर, हाँ, फादर इन लॉ। ससुर को ससुर कहते हैं और तद्भव में ससुर होता है। चलिए, तो हमारा सही उत्तर हो गया ससुर। अगला जो प्रश्न है 105 नंबर का, सचिन सीमा का भाई है और सीमा गुलाब की बेटी है। चलिए इनको भी बना लेते हैं एक बार डायग्राम। इसको एक बार खाली कर लेते हैं। सचिन है वो सीमा का भाई है। सचिन सीमा का भाई है। चलिए, ये सचिन है और इसकी बहन है सीमा। चलिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है तो वहां प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और सीमा है वो गुलाब की लड़की, यही आया था ना, हाँ, तो सीमा गुलाब की लड़की है। अभी गुलाब कौन है, प्लस है कि माइनस है पता नहीं, इसका पिता है कि माँ है, आगे देखते हैं। सचिन सीमा का भाई है, हमने लिख लिया। सीमा गुलाब की बेटी, ये भी लिख लिया। गुलाब है सुरेश की पत्नी है, गुलाब सुरेश की पत्नी है। अब आप देखें, ध्यान से देखना, सुरेश प्लस हो गए माइनस, ठीक है। यानी सीमा की माँ गुलाब, सचिन की माँ गुलाब, सीमा का पिता सुरेश, सचिन का पिता सुरेश हो गया। यहां तक सूचना हमारे पास आ गई। देखो कितना आसान होता है, यदि एक बार हम थोड़ा ध्यान से उसको देखते हैं सूचनाओं को और उसको इस तरह से डायग्राम के रूप में लिख लेते हैं तो हमारा प्रश्न आसान हो जाता है। अब तो सुरेश का सचिन से संबंध देखो बिल्कुल सीधा होगा, सुरेश का सचिन से संबंध, ये सुरेश रहा और ये सचिन रहा। देखें, आपको नहीं पता, अभी हमने बात की थी कि ये दोनों इनके माता पिता है, ये इनके बेटा बेटी हैं। तो सुरेश का सचिन से संबंध, सचिन पुत्र है और सुरेश पिता है। सचिन का सुरेश से पूछा जाए, पिता है। सचिन का सुरेश से पूछा जाए तो सचिन पुत्र, और सुरेश का सचिन से पूछा जा रहा है तो पिता। यहां जो आंसर होगा वो होगा पिता। चलिए, ये कहाँ उलझ गया। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिता। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, पिता। अगला जो प्रश्न है वो है 106, आपकी मम्मी के भाई का बेटा। चलिए, आपकी मम्मी के भाई, मम्मी का भाई क्या होता है, मम्मी का भाई, ये आप हो ये, और ये आपकी मम्मी का भाई है। आपका क्या लगा, मामा, भाई आपका मामा लगा ना, मम्मी का भाई। ये चीजें हमें सोचनी है बिल्कुल, है ना। चलिए, आपकी मम्मी के भाई का बेटा, बेटा आपके किस रिश्तेदार को दादा बुलाएगा, आपके मम्मी के भाई का बेटा। चलिए, ये बेटा, भाई का ये बेटा, आपके समकक्ष आ गया, ममेरा भाई हो गया। मम्मी के भाई का बेटा आपका ममेरा भाई हो गया, ठीक है। वो आपके, अब यहां आप हो,
आपके किस रिश्तेदार को दादा बुलाया गया, यानी इसका जो दादा आपका क्या लगेगा। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है यानी भाई का पिता, मम्मी के भाई का पिता या मम्मी का पिता, दोनों का एक हुआ ना। जो इसका इस लड़के का दादा होगा वो आपका क्या लगा, देखो आप, मम्मी का पिता क्या लगता है, छोटे से छोटा बच्चा बता देता है। मम्मी के पिता आपके क्या लगे, हाँ वेरी गुड, तो क्या लगे आपके नाना, और आपके नाना उस बच्चे के जिसके बात कर रहे हैं मम्मी के भाई का बेटा, उसके लगेंगे दादा। ठीक है, तो अब ऑप्शन यहां क्या है वो देखते हैं। पिता, चाचा, मामा, नाना, और सही उत्तर है चौथा ऑप्शन नाना। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न एक बार पूछा हुआ है परीक्षा में कि श्री और श्रीमती महावीर की 4 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां, 4 पुत्रियां। चलिए, श्री और श्रीमती 2, ठीक है, माता पिता हो गए श्री और श्रीमती महावीर, और इनके 4 पुत्रियां, कितने हो गए 6 जने, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो कितने भाई हो गए 4 हो गए, है ना। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, 4 दूनी 8 2 10। अरे ये तो प्रश्न बनाने वाले ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इसमें 10 ऑप्शन देना चाहिए था, है ना, तो गड़बड़ हो जाती। चलिए अब बताओ, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो भाई कितने हैं, भाई सीधी सी बात है, अगर 2 भाई होते तो सबके ही होते हैं 2 2 2 2, एक भाई है, इसका मतलब परिवार में ही एक लड़का है, और यहां 4 नहीं होकर यहां होगा 1, और अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 4 2 6 और 1 7, और सही उत्तर होगा 7 सदस्य हैं। यहां इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई, यहां कई बच्चों ने गलत कर दिया, और वहां 10 ऑप्शन था और बच्चों ने 10 भी टिका दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस, सावधानी रखनी बहुत जरूरी होती है। चलिए, अब अगला जो प्रश्न है कि नीर के पिता मीनाक्षी की इकलौती बहन के पति हैं। नीर के पिता, अब ये नीर, ठीक है, ये नीर और ये इसके पिता, मीनाक्षी की बहन, मीनाक्षी की बहन कहें, बहन के पति हैं मतलब जीजा जी हैं इसके, ठीक है, मीनाक्षी की बहन और नीर के पिता, ये इसके माता पिता हो गए। अब मां की बहन, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछा है कि मीनाक्षी का नीर से क्या संबंध है। मीनाक्षी का नीर, मीनाक्षी क्या लगती है नीर की, तो मां की जो बहन होती है क्या लगती है, माता लगेगी नहीं लगेगी, बहन लगेगी नहीं लगेगी, पुत्री लगेगी नहीं लगेगी, मौसी कौन होती है, मामा होते हैं, माँ का भाई होता है, और मौसी होती है माँ की बहन होती है, तो यहाँ इसकी नीर की मीनाक्षी है मौसी लगेगी। अगला प्रश्न, संदीप एक फोटो की तरफ इशारा करके कहता है कि उसका पिता, अब देखो ये संदीप है, ये संदीप है ना, संदीप, अब ये फोटो लगी हुई एक, उस फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, क्या कहता है, फोटो की तरफ इशारा वाले प्रश्न बड़े ही खतरनाक होते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है। इशारा करके कहता है उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। चलिए, इसका तो पिता, इसके पिता, और संदीप की माता का, संदीप की माता का इकलौता पुत्र। अब बताएं, मैं कहूं मेरी माँ का मैं अकेला बेटा हूं तो कौन हूं, कौन हुआ कहने वाला, खुद ही हुआ ना, माँ का, और ये जो ये है, ये व्यक्ति, ये इस फोटो वाले का पिता है। समझ में आ गया, ये फोटो की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके पिता है वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है, मेरी माँ का इकलौता, मेरी माँ का इकलौता बेटा मतलब मैं, यानी संदीप, और संदीप है वो इस फोटो वाले के पिता है, जिसकी फोटो लगी है उसके पिता है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न कह रहा है कि यह फोटो किसका है। अब आप बताएं ये फोटो किसका है, संदीप का है, संदीप कह रहा है कि ये जो फोटो है इस फोटो वाले का पिता,
इस फोटो वाले का पिता है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। यानी इस फोटो वाले का पिता कौन है? ये संदीप है। संदीप, तो संदीप उत्तर होगा क्या? नहीं होगा, संदीप की फोटो है ही नहीं। संदीप तो फोटो वाले का पिता है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं ऑप्शन। संदीप नहीं है, भाई संदीप का नहीं है, पिता नहीं है, तो फोटो किसका है? पुत्र का है। संदीप के पुत्र का फोटो है। ये ध्यान रखें, संदीप का नहीं है, संदीप के पिता का नहीं है, संदीप के भाई का नहीं है, बल्कि संदीप के पुत्र का फोटो है, जिसकी तरफ वो इशारा करके ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थे रिश्ते नातों से संबंधित प्रश्न, और रिश्ते नातों से जो संबंधित प्रश्न होते हैं बड़े ही मजे आते हैं, और तब उनके सबसे सही होने के चांस होते हैं जब उनमें हम उनकी जगह खुद को अज्यूम करते हैं, कि खुद को मानने की उसकी जगह मैं ही हूँ, संदीप नहीं है मैं हूँ। ठीक है, तो या मेरे पिता हैं, इस तरह अपने रिश्तेदारों को उसमें शामिल कर लें तो प्रश्न गलत होने की गुंजाइश नहीं रहती। अब आते हैं विजातीय वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 123 से 126 तक कि निम्न में असंगत या विजातीय का चयन करें। सेलेक्ट द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 दिए, उनमें से एक अलग है किसी प्रकार से, उस अलग वाले को ढूंढना है। 110वां प्रश्न है सबसे पहले कि प्रकाश वर्ष, महीना, सप्ताह और पखवाड़ा। अब इन दोनों में हम बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का पैमाना है, एक इकाई है जो लंबी दूरी को, आकाशीय दूरी को, खगोलीय दूरी को नापने का काम आती है। और महीना, पखवाड़ा और सप्ताह समय को नापने की इकाई है, इसलिए प्रकाश वर्ष इसमें ओड हो गया। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तीनों संभाग हैं और कुशलगढ़ संभाग नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा कुशलगढ़ होगा। सबसे बड़ी बात, आंसर शीट में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्यों नहीं है, और ये आंसर है तो क्यों है। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने उसमें दिया हुआ है कि सांभर, चंबल, राजसमंद और जयसमंद। यहां पर जो इसके आंसर शीट है उसमें आंसर दिया हुआ है राजसमंद। ठीक है, वो किस हिसाब से दिया है हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन आप देखें कि सांभर क्या है? एक झील है खारे पानी की, राजस्थान में, जयपुर अजमेर के बीच में। चंबल एक नदी है, जयसमंद एक झील है मीठे पानी की, और राजसमंद एक झील है मीठे पानी की। ठीक है, तो अब सांभर भी झील है, राजसमंद भी झील है, जयसमंद भी झील है, जबकि चंबल क्या है? नदी है। तो इसमें ओड जो होगा वो दूसरा ऑप्शन चंबल सही होगा। 13वां प्रश्न, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इनमें से एक ओड है, और किस हिसाब से ओड है भाई? दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, इसलिए तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। 125, 625 और 5/2, ये तीनों ही वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन 5/2 इनसे अलग है, ओड है। ASIE, ये तीनों ही वोवल हैं, और एक एस है वो कॉन्सोनेंट है। किस दृष्टि से भिन्न है, हम क्या उसमें दृष्टि लगाते हैं, वो देखने की बात होती है। चलिए, 116 में सूर्यमुखी, सरसों, तिल और गेहूं, इन चारों में से अलग कौन सा है? आप तो देखते ही अपना उत्तर लगा लेंगे, लगा लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। सूर्यमुखी तिलहन की फसल है, सरसों तिलहन की फसल है, तिल है वो भी तिलहन की फसल है, तीनों से तेल निकलता है, लेकिन गेहूं से तेल नहीं निकलता, इसलिए खाद्यान्न फसल है गेहूं, और इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेहूं। मैंने कहीं इसका सूर्यमुखी देखा था, लेकिन सूर्यमुखी को अगर हम अलग करते हैं तो सरसों, तिल और गेहूं एक जैसे, एक कैटेगरी में नहीं बैठते हैं, इसलिए गेहूं का आटा बनता है, इनसे तेल निकलता है। भारत, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, 117वां प्रश्न। देखते ही आपको उत्तर मिल गया होगा। उत्तर प्रदेश उत्तर नहीं है, क्योंकि ये राज्य है, ये भी राजस्थान भी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है, गुजरात भी राज्य है, लेकिन भारत देश है जो जिसके अंदर तीनों समाहित हैं। आगे बात करें हम कि 118वां प्रश्न, 4 आकृतियां दी गई हैं, और ये प्रश्न शायद हमने जो क्लास ली थी उसमें बात की थी हमने। 3 जो आकृतियां हैं उनमें भुजाएं हैं।
ठीक है, एक में 3 भुजाएं हैं, एक में 4 भुजाएं, एक में 5 भुजाएं हैं, लेकिन जो वृत्त है उसमें कोई भुजा नहीं है, इसलिए सही जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा वृत्त। 119वां जो प्रश्न है, 122, 144, 169 और 196 आप देख रहे होंगे कि ये भी वर्ग संख्या है 196, 144 भी वर्ग संख्या है और 169 भी वर्ग संख्या है, लेकिन 122 है वो वर्ग संख्या नहीं है। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, लेकिन 11 का वर्ग 121 होता है, जो कि यहाँ 122 दिया हुआ है, इसलिए यह ओड हो गया, इनसे अलग हो गया। अगला प्रश्न इसी तरह से 120वां, कविता, कहानी, दोहा, गायक। अब देखो, आप देखते पता लग जाएगा कि गायक गाने वाला होता है और ये तीनों विधाएं हैं, कहानी, कविता और दोहा। दोहा गाने वाला, कहानी गाने वाला, कविता गाने वाला, गायक कोई व्यक्ति विशेष। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। 121वां प्रश्न है आपके सामने, शेर, चिता। ये चिता नहीं है, उधर इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि चिता नहीं है, चीता है, ये टाइगर, टाइगर। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये चीता होता है, चीता, और शेर, चीता, लोमड़ी और कबूतर। देखते ही आपको आंसर पता लग गया होगा, 3 पशु है और एक जो कबूतर है वो पक्षी है। तो बेहद आसान क्वेश्चन। चिता नहीं है, चिता कहते ही तो अलग हो जाता है, ये तीनों जीव है, चिता है नहीं है, ये चीता है। उधर इंग्लिश वर्जन जरूर देखें आप, जहां भी आप कंफ्यूज हो वहां इंग्लिश वर्जन को जरूर देख लें, इतनी तो इंग्लिश आती है भाई, घबराए नहीं कि इंग्लिश नहीं आती हमें। और इंग्लिश जो मीडियम वाले हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो हिंदी के शब्दों को भी एक बार नज़र में ले लें, ताकि कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो आपको वहीं क्लियर हो सके। 122वां प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा, आप सोचें क्या आंसर आप देंगे। टेलीविजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार। टेलीविजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार। यहाँ मेरे विचार से टेलीविजन, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के साधन है, लेकिन प्रिंट मीडिया का साधन अखबार है, और मेरे हिसाब से इसमें चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 123वां, कि डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अध्यापक। लैब टेक्नीशियन क्या करता है आपको पता है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करवाता है। जांच कौन करता है, लैब टेक्नीशियन करता है। आपको इंजेक्शन लगाने का काम कौन करता है, नर्स करता है। और तो चौथा जो व्यक्ति अध्यापक है वो इसमें अलग हो गया, ये सभी मरीज से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, इलाज से संबंधित है। चलिए 124वां प्रश्न, कृषि, खनन, मछली पालन और बैंकिंग। ये तीनों सेक्टर सेम है, कृषि, खनन और मछली पालन, लेकिन बैंकिंग सेवा सेक्टर में आता है, तो ये अलग हो गया, इससे ओड हो गया। 125वां प्रश्न, कि बी सी डी, जेड वाई एक्स, जे के एल, आर एस टी, इन तीनों में आरोही क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं, आरोही क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इसमें अवरोही क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं। इस कारण से जो हमारा सही आंसर है वो होगा दूसरा। ठीक है, 126वां, समूह में अन्य से अलग विकल्प बताएं। यहां पर जो हम देखेंगे कि 4 2 3 2, 4 2 1 3, 7 8 9 6 और 4 1 5 6, 4 2 6 3 9 2 11, ठीक है, 4 2 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, 4 1 5 5 10 6 16, 6 1 7, 7 2 14 7 1 7 28 29 30। चलिए ये हो गया 30। इनका योग करने से ये आता है, ये 3 से डिविजेबल है संख्या, 3 से भाज्य है, और बाकी कोई भी 3 से भाज्य नहीं है। इस प्रकार से यह जो संख्या है वो सबसे अलग हो गई। अगला जो प्रश्न है, शब्द समरूपता, वर्ड साइमेट्री। निर्देश दिया है, चिन्ह जो समानुपात का चिन्ह है कि दोनों ओर दो दो शब्द में समान संबंध है। सही उत्तर का विकल्प बताना है। देयर इज ए सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स
ऑन आइदर साइड ऑफ द सिंबल टेल द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए, महासागर के साथ नदी और किलोमीटर के साथ क्या आएगा? प्रकाश वर्ष। दूरी को नापने के लिए, लंबी दूरी को नापने के लिए किलोमीटर होता है और उसी तरह से लंबी दूरी को नापने के लिए होता है प्रकाश वर्ष। चलिए, ए जेड 126, बी वाई बिल्कुल सही है। ए जेड ए 1, जेड 26, तो बी 2 और वाई 25, 225 सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। 129वां प्रश्न, घड़ी समय मीटर किसको बताता है? मीटर आयतन को, नाप को बताता है। घड़ी समय को बताती है तो मीटर है वो नाप को बताता है, भार को नहीं, भार को किलोग्राम बताता है, आयतन को लीटर बताता है, दिशा को दिशा सूचक यंत्र बताता है, लेकिन मीटर है वो नाप को बताता है। विद्यार्थी कक्षा से संबंधित है तो खिलाड़ी किससे संबंधित है? विद्यार्थी कक्षा में रहते हैं और खिलाड़ी कहाँ रहते हैं? मैदान में रहते हैं। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मैदान। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। 131वां प्रश्न आपके सामने, पक्षी पंख मछली के क्या होते हैं? पक्षी उड़ने के लिए पंखों को काम में लेते हैं। मछली किससे तैरती है? शल्क से तैरती है। ये सही आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा प्रताप और मराठा किससे संबंधित है? मेवाड़ महाराणा प्रताप से प्रसिद्ध हुआ, महाराणा प्रताप से संरक्षित हुआ, और मराठा जो साम्राज्य था वो किससे संरक्षित हुआ? वो शिवाजी से संरक्षित हुआ। मराठाओं के जो प्रतापी सम्राट हुए, प्रतापी राजा हुए, वो थे हमारे शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के बारे में आपको पता ही होगा, शिवाजी महाराज की जो माँ थी उनका नाम जीजाबाई था, और जीजाबाई ने उनको इस योग्य बनाया था, एक अच्छा और योग्य नागरिक, एक अच्छा लड़ाका, एक अच्छा योद्धा बनाया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका था, उनकी माँ जीजाबाई का। उनके पिता शहाजी राजे भोंसले थे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के साथ नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के साथ किसको जोड़ते हैं आप? भारत के लीडर, भारत के जो कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राजस्थान के प्रधानमंत्री। क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री नहीं होता तो राजस्थान में क्या होता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान का कप्तान कौन? भजन लाल शर्मा। चौथा ऑप्शन हमारे पास है वो इसका सही आंसर है। आगे आ गया शिवाजी जीजाबाई। अभी आपको मैंने बताया था शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। तो अब महाराणा प्रताप की माँ का नाम पूछा गया है। इन चारों के बारे में थोड़ा परिचय आपको दे दूं कि कर्पूरी देवी जो अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी के साथ जिन्होंने युद्ध किए थे, उनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। आप नोट करते जाएं, पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी। पुतली बाई थी, वो महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई, और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी। इधर पृथ्वीराज चौहान के माता थी कर्पूरी देवी और पिता थे सोमेश्वर जी। ठीक है। हीराबा, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की माता का नाम हीराबा, और इनके जो पिता हैं उनका नाम है दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये नाम आपने सुना होगा, पूरा नाम। उसी तरह से अब बात है जयवंता बाई। जयवंता बाई हमारे महाराणा प्रताप जो राजस्थान की आन बान और शान है, उनकी माता थी जयवंता बाई, और इनके पिता थे उदय सिंह। ये वही उदय सिंह थे जो आपने पन्ना धाय के बारे में पढ़ा होगा कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर जिस मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा की थी, वही थे ये उदय सिंह। उदय सिंह द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध। और इन उदय सिंह की रक्षा के लिए जब बनवीर इनको मारने पर उतारू था, तो इनकी धाय जो पन्ना थी, पन्ना धाय के नाम से ही प्रसिद्ध हुई इतिहास में। उस पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाया और उदय सिंह को सुरक्षित महलों से बाहर पहुंचा दिया, जब बाहर इनका लालन पालन हुआ और गोगुंदा में फिर इनका बाद में राज्याभिषेक हुआ था। तो ये थे उदय सिंह, और उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, और महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई। तो यहाँ पर
जो सही आंसर जो है इस प्रश्न का वो होगा जयवंता बाई। जो सही आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन जयवंता बाई। 135वां प्रश्न है, जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है, तोता उड़ता है, उसी तरह रेंगना किससे संबंधित है? रेंगता कौन है? जिसके पैर नहीं होते हैं। सांप के पैर नहीं होते, सांप रेंगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घड़ी और दर्पण, अगली क्लास में हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है, बेहद आसान क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा। तो दर्पण ले जाना पड़ेगा भाई परीक्षा में? नहीं, दर्पण नहीं ले जाना, ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बेहद आसान टॉपिक अगली क्लास में आने वाला है। इंतजार कीजिए अगली क्लास का। तब तक इस क्लास को आप अच्छी तरह देखिए, इन प्रश्नों को कीजिए और अगली क्लास में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।